अगले न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। अगली प्रॉब्लम लिखना। प्रॉब्लम है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, ठीक, एंड डिस्कस, फाइंड द जीरोस। पहली बात तो आप जीरोस निकालिए और उसके बाद आप डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए किसके बारे में। फाइंड द डिस्कस द नेचर ऑफ, फाइंड द डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटीज, नेचर ऑफ सिंगुलरिटीज ऑफ एफ ऑफ जेड, ऑफ एफ ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड हमको दिया गया है जेड माइनस टू अपॉन जेड स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन जेड माइनस वन। ये फंक्शन है। फंक्शन दिया गया है जेड माइनस टू अपॉन जेड स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन जेड माइनस वन। कह रहे हैं इस दिए गए फंक्शन के लिए दोनों काम करना है। हमको इस दिए गए फंक्शन के लिए जीरोस को भी कैलकुलेट करना है, जीरोस कौन कौन होंगे इसके लिए। उसके बाद हमें सिंगुलरिटी पता करनी है और सिंगुलरिटी के ऊपर चर्चा करनी है कि सिंगुलरिटी भाई किस टाइप की होगी, नाम क्या होगा सिंगुलरिटी का, वगैरह वगैरह। ठीक, शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन। पहला काम तो ये कि इसको समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिखा जाए। समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिखते ही हम इसके लिए ऊपर वाले हिस्से को बराबर करेंगे जीरो के, तो हमको मिल जाएगा जीरोस। नीचे वाले हिस्से को बराबर करेंगे जीरो के, तो वहाँ से हमको पोल मिल जाएगा। और अगर पोल का लिमिटिंग पॉइंट भी मिलता है तो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगा। अच्छा, जीरोस के भी लिमिटिंग पॉइंट आ सकते हैं, तो जीरोस पर भी निगाह रखनी पड़ेगी कि जो जीरोस आ रहे हैं अगर वो n के टर्म में हैं तो उसके लिमिटिंग पॉइंट को भी हम देख लेंगे। शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड, जीरोस of function f of z are given by ठीक, पूरे टर्म को उठा करके हम बराबर कर रहे हैं जीरो के, लेकिन पूरा टर्म मतलब ऊपर वाला हिस्सा। गौर करना, जेड माइनस टू इंटू साइन वन अपॉन जेड माइनस वन होल डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर है, तो ऊपर का टर्म जीरो कर रहे हैं। जेड माइनस टू इंटू साइन वन अपॉन जेड माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, a इंटू बी इक्वल टू जीरो, आइदर a जीरो और b जीरो और बोथ जीरो। तो पहला तो हमको यहाँ से जीरोज मिल जाता है z इज इक्वल टू टू, और z इज इक्वल टू टू एक ही बार आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का पोल, फर्स्ट ऑर्डर का जीरोज दे रहा है। लिखना दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू टू, एक बात। अब इनको जीरो कर रहे हैं, एंड साइन वन अपॉन जेड माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, और साइन थीटा इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो इसका मतलब अब इसी के नीचे हम लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज दैट वन अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल टू एन पाई, लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं पक्षांतर करके। जेड इज इक्वल टू अगर देखें तो हमारे पास आएगा, फ्लिप कर देते हैं इसको, पूरा फ्लिप करेंगे तो ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन एन पाई। तो दिस इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू हुआ वन प्लस वन अपॉन एन पाई। ये मिल गया। तो जीरोज निकल करके आए। पहला तो मिल रहा है जेड इज इक्वल टू टू, इसके लिए जीरोज का काम करेगा, और दूसरा जेड इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एन पाई, इसके लिए जीरोज का काम कर रहे हैं। ठीक, 10 अतः 10, इतना लिखने के बाद इस बात को लिखना 10 एफ ऑफ जेड हैज़ जीरोस। अच्छा, इन जीरोस का ऑर्डर देख लेते हैं। ये एक ही बार मिला, इसका ऑर्डर 1 होगा। यहाँ n इज इक्वल टू 0 रखो, ठीक, n इज इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जितना हम रखते जाएंगे, ठीक, सब पर हमको एक बार में एक ही जीरोस मिल रहा है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे एफ ऑफ जेड हैज़ जीरोस, जेड इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n पाई
ठीक, ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ ऑर्डर 1, ये जितने भी जीरोज आएंगे इन सब का ऑर्डर 1 होगा। इस 1 पे फ्लैश आ रहा होगा, इसके यहाँ लिखते रहे ऑफ ऑर्डर 1, ठीक। लेकिन झोल देखना कहाँ पर है, z इज इक्वल टू 2 तो साफ सुथरा है, वो तो अकेला आया है। लेकिन जरा z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई को देखो, ये दिखने में ही ऐसे हैं कि ये खुद कह रहे हैं हम एक झुंड में बैठे हुए हैं। तो झुंड कौन होगा इसी n के लिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, ये पुट करते जाएंगे। यानी लिमिट ले लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और गौर करो जिस दिन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे तो इसका मतलब आप जीरोस का लिमिटिंग पॉइंट निकाल रहे हो, और जो जीरोस का लिमिटिंग पॉइंट होगा वो मेरे लिए सिंगुलैरिटी का काम करता है। ठीक, शुरुआत करते हैं इसी बात को। लिखना लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये हिस्सा, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई। ठीक, शुरुआत करते हैं इसके ऊपर। जैसे लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तुरंत हमें मिल जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर केवल और केवल हमें z इज इक्वल टू 1 मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो z इज इक्वल टू 1 इज z इज इक्वल टू 1। ये नोट कर लो फटाफट। ठीक, और चूंकि ये लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस है और हम जानते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस सिंगुलैरिटी होती है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, या शायद एक मिनट रुको रुको रुको, शायद हम गलती कर दिए, नॉन आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी कहना चाहिए। नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी पोल के लिए होती है, जीरोस के लिए होती है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। जीरोस का लिमिट पॉइंट, हाँ, 1 इज आइसोलेटेड, सॉरी वो नॉन आइसोलेटेड निकल गया था, वो पोल के लिए होता है। आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक, ये जीरोस का लिमिट पॉइंट था। ये तो हो गए जीरोस की बात, और जीरोस हमको दो मिले, हम वापस दोहरा रहे हैं। पहला जीरोस मिला z इज इक्वल टू 2, ठीक, इसका ऑर्डर 1 है। दूसरा हमको मिला z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई। ठीक, ये तो हो गए जीरोस हो गए। अच्छा, ये एक जीरोस नहीं है, ये कई जीरोस हैं। ठीक, n की वैल्यू रखते चले जाएं, हमको हर बार एक नया जीरोस मिलता जाएगा। जैसे n इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 रखने पर 1 प्लस 1 अपॉन पाई जीरोस का काम करेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 पाई जीरोस का काम करेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3 पाई जीरोस का काम करेगा। सारे इसके लिए जीरोस हैं, तो बहुत सारे इनफाइनाइट जीरोस मिल गए। और जो जीरोस मिले हुए हैं इस जीरोस का लिमिट पॉइंट जो होता है वो सिंगुलैरिटी का काम करेगा, तो उसे निकाला तो हमें अब एक सिंगुलैरिटी भी मिल चुकी है। 1 इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। लेकिन क्या ये अकेली एक ही सिंगुलैरिटी होगी? नहीं, अब हम इसके लिए पोल की कैलकुलेट करने चल रहे हैं। इसका पोल कब मिलेगा? जो फंक्शन हमारा था उस फंक्शन पे अगर निगाह डालें तो था z-2 इंटू साइन 1 अपॉन z-1 होल डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो हमको पोल मिलेगा, वो भी सिंगुलैरिटी है। लिखते हैं उस बात को, लिखना फॉर पोल्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पोल के लिए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 किए, इसका मतलब हमको दोनों ही बार क्या मिला, जेड इज इक्वल टू 0, 0,0 दो बार मिला, इसका मतलब ये दो ऑर्डर का पोल है। जेड इज इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, ये नोट कर लो फटाफट।
अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं। प्रॉब्लम है show that e to the power minus 1 upon z square, ठीक, has no singularities, फंक्शन दिया गया है एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। कहने दिखाइए ये जो फंक्शन होगा ये कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं रखेगा। ठीक, शुरुआत करते हैं हम इसकी। सॉल्यूशन में जीरोस से ही काम किया जाए सबसे पहले। ठीक, जीरोस आ गए तो जीरोस के लिमिटिंग पॉइंट को चेक कर लेंगे कि जीरोस का लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है। अगर लिमिटिंग पॉइंट मिलता है तो इसका मतलब सिंगुलैरिटीज़ है, नहीं मिलता है तो नहीं होगी। लिखना एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये दिया गया है। जीरोस आर गिवन बाई ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरोस। जो जीरोस होंगे फंक्शन के वो दिए जाएंगे ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पुट कर दिया। ठीक, यहाँ से अब वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका मतलब जेड स्क्वायर कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हमको मिलता है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रीज़न, जब यहाँ 0 रखेंगे समथिंग 1 अपॉन 0, इसका मतलब ये टेंड्स कर गया इन्फिनिटी की तरफ। ई टू द पावर इन्फिनिटी कितना होगा, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, कुछ गलत, हाँ माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब इसको पहले ऐसा लिख दें, ई टू दी 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इस तरीके से हुआ। ठीक, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इसके लिए सॉल्यूशन है। ठीक, और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 0 इसके लिए किसका काम करेगा, जीरोस का काम करेगा। जेड इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि रिपीट हुआ है तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 एक 0 होगा ऑफ ऑर्डर 2 का। चूंकि साफ सुथरा अकेला ही आया है, कोई n1 का इसमें बवाल तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। लिखना सिंस जीरोस हैव नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जेड, ठीक, हैव नो सिंगुलैरिटी, हैव नो सिंगुलैरिटी, फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होगी। अब जो न्यूमेरिकल उठा रहे हैं ये थोड़ा समझ का न्यूमेरिकल है। ठीक, इसमें धैर्य बहुत रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लेंदी होने वाली है। न्यूमेरिकल लिखते हैं। प्रॉब्लम है find the singularities find the singularities of the function represented by the series
by the series summation n vary from 0 to infinity 1 upon factorial n into 1 upon 1 plus 2 की पावर 2n, ठीक, इंटू जेड स्क्वायर एंड ये दो प्रॉब्लम कह सकते हैं एक में मर्ज की गई है, एंड ऑब्टेन इट्स एक्सपेंशन by Laurent theorem फुल स्टॉप। न्यूमेरिकल नोट करो, न्यूमेरिकल दिया गया है, फाइंड द सिंगुलैरिटीज ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द सीरीज दिस। एक सीरीज दी गई है, कह रहे हैं यही आप जो फंक्शन आपका है वो इस सीरीज के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अब आप उस फंक्शन के लिए सिंगुलैरिटीज को निकालिए। सिंगुलैरिटीज निकालने के साथ साथ एक काम और करना है, इस पूरे दिए गए फंक्शन का हमको एक्सपेंशन निकालना है लॉरेंट की थ्योरम से। याद रखना, लॉरेंट की थ्योरम एप्लीकेबल होती है अगर मेरा फंक्शन किसी एनुलस में एनालिटिक होता है। इसका मतलब ये तय हो गया है कि ये जो फंक्शन अगर ये लॉरेंट की थ्योरम से एक्सपेंशन मांग रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये किसी न किसी एनुलस में एनालिटिक हुआ होगा। शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहला पार्ट तो हम ये करेंगे कि हम इसके लिए सिंगुलैरिटीज़ वगैरह की बात करेंगे। पहले हम इसके लिए सिंगुलैरिटीज़ देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे हिस्से में हम इसका लॉरेंट की थ्योरम पर एक्सपेंशन कर देंगे। सॉल्यूशन में पहला हिस्सा, ठीक, जो फंक्शन दिया गया है वो एक सीरीज से रिप्रेजेंट होता है, तो हम पूरी सीरीज को ही f ऑफ z मान लेते हैं। लिखना, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n vary from 0 to infinity 1 upon factorial n into 1 upon 1 plus 2 की पावर 2n into z की पावर 2 z स्क्वायर। ठीक, इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं यहीं पर तुरंत। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिंगुलैरिटी की चर्चा करनी है तो वही बात है, पोल की चर्चा पहले करें कि पोल कहाँ से मिलेगा। पोल मिलता है इस नीचे वाली क्वांटिटी को बराबर कर देने 0 से। ठीक, लिखते हैं पोल्स ऑफ f ऑफ z गिवन बाई पोल्स ऑफ f ऑफ z गिवन बाई 1 प्लस 2 की पावर 2n इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने पर हमको यहाँ से मिलता है दिस इम्प्लाइज दैट जेड की पावर 2n 2 की पावर 2n जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जेड स्क्वायर कितना मिलेगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 की पावर 2n। ये रहा, यहाँ से z इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये लिखा है 2 की पावर n का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2 की पावर n। होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा सिर्फ 2 टू दी पावर n, और n की वैल्यू ऑनवर्ड 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलती जाएगी। आगे लिख देना n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक, तो एक बात तो तय हो गई कि हमारा जो फंक्शन होगा वो सिंपल पोल रखेगा, और सिंपल पोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम n इज इक्वल टू 1 भरेंगे तो गौर करना n इज इक्वल टू सबसे पहले 0 ही भर देते हैं। 0 भरने पर एक हमको मिलता है i अपॉन 1, यानी केवल और केवल आयोटा मिलता है। n इज इक्वल टू अब की बार 1 भरते हैं तो i अपॉन 2, 3 भरेंगे तो i अपॉन 2 की पावर 2, 4 i अपॉन 2 की पावर 3, 4 भरेंगे तो i अपॉन 2 की पावर 4, इस तरीके से, और हर बार एक ही मिल रहा है। तो इसका मतलब सब के सब कैसे होंगे, सिंपल पोल होंगे। लिखना दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ z हैज़
सिंपल पोल f of z has simple pole of each of these points, ठीक, and all these pole पोल्स। हाँ, एक चीज़ इसमें चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। एक चीज़ गौर करना, जो पहला पोल होगा, पहला पोल यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 0 पुट करो तो ये तो हो गया i/1 दैट इज इक्वल टू आयोटा, प्लस साइन के साथ आयोटा, माइनस साइन के साथ भी आयोटा। तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर यहाँ हो गया आयोटा और यहाँ पर हो गया ये माइनस आयोटा, ये रहा। ठीक, एक ही यूनिट ऊपर चले हैं क्योंकि 1 आई है, और एक ही यूनिट नीचे आए हैं क्योंकि -1 आई है, ये भी। अच्छा, 2 रखते हैं तो 2 रखने पर ये हो जाएगा, सॉरी 1 रखते हैं, i/2 आधे पर आ गए, आधे पर मतलब यहाँ आ गए प्लस साइन के लिए और यहाँ आ गए माइनस साइन के लिए। इसका मतलब अब की बार जब 3 लिखेंगे तो 3 लिखने पर i/2 की पावर 3, i/2 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा ये यहाँ पर। तो ये जितने भी हमको पोल मिल रहे हैं वो सब आयोटा से लेकर के माइनस आयोटा के बीच में ही मिल रहे हैं, और ये सब गौर करो तो ओरिजिन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक बात तो साफ है, जो लिमिट पॉइंट होगा वो ओरिजिन आ रहा है, यानी 0 0 आ रहा है। और ये जितने भी हमारे पास जितने भी पोल आ रहे हैं वो सारे के सारे पोल यूनिट सर्किल में ही लाई कर रहे हैं। ठीक, इस सर्किल की रेडियस कितनी है? 1। इसका मतलब फंक्शन इस हिस्से में जो इस सर्किल का हिस्सा आया है 1 रेडियस की सर्किल का, इस हिस्से में फंक्शन हर जगह पर एनालिटिक नहीं है। लेकिन इसके बाहर की अगर हम बात करें तो ऑन द सर्किल के बाहर इस पूरे हिस्से में फंक्शन कैसा है? एनालिटिक, यानी मेरा फंक्शन एक एनुलस में एनालिटिक हो चुका है। और अगर फंक्शन एक एनुलस में एनालिटिक हो गया है तो इसका मतलब अब हम फंक्शन का लॉरेंट की थ्योरम से एक्सपेंशन कर सकते हैं। बस ये सबसे पहला की पॉइंट है, ये लिखना इस बात को। एंड ऑल दीज पोल, ठीक, लाई विदिन, ठीक, अ सर्किल गिवन बाई, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, लाई विदिन अ सर्किल given by mod z is equal to 1। और स्पष्ट है कि जितने भी पोल आ रहे हैं इन सब के लिए जो लिमिट पॉइंट होगा, ये सब के लिए जो लिमिट पॉइंट होगा वो केवल और केवल कौन होगा? 0 होगा। तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और पोल का लिमिटिंग पॉइंट अभी हम लिख चुके हैं, होता क्या है? वो एक सिंगुलैरिटी का काम कर रहा होता है। ठीक, लिखते हैं ऑब्वियसली, स्पष्टता, ऑब्वियसली z is equal to 0 is a limit point, ये हटा रहे हैं, ये हो चुका होगा, is a limit point of these poles, ठीक। therefore इसलिए z is equal to 0 is non isolated essential singularity of function f of z। ये रहा, लिख डालो इसे फटाफट। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में अब हम इसका लॉरेंट की थ्योरम पे एक्सपेंशन करने वाले हैं। एक चीज़ इसमें ये बात ध्यान देने की है, फिगर की तरफ निगाह डालो तो जो सर्किल मॉड z इज इक्वल टू 1 है, उस सर्किल की बाउंड्री पर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि उसी सर्किल की बाउंड्री पर ही ऊपर आयोटा बैठा है, नीचे माइनस आयोटा बैठा है। फंक्शन जैसे ही इनके पास जाने की शुरुआत करेगा
तुरंत फंक्शन अपने आप को फंक्शन बाउंड्री पर एनालिटिक करवाना चाहता है, लेकिन आयोटा और माइनस आयोटा उसको धक्के दे करके बोलते हैं नहीं, आप मेरे दोनों की वजह से यहाँ एनालिटिक नहीं हो सकते हो। तो इसका मतलब जैसे ही सर्किल से थोड़ा सा बाहर हम निकलेंगे, थोड़ा सा भी माइन्यूट बाहर निकलेंगे, तो उस दौरान मेरा फंक्शन अब अगली बनी हुई सर्किल पर और उसके बाद पूरे रीजन में एनालिटिक हो जाएगा। यानी हम कहना ये चाहते हैं कि इस बाउंड्री को छोड़ करके जैसे ही सर्किल हल्की सी एक से बड़ी लेंगे, ये यानी हम सर्किल ले लें मॉड, यहाँ लिख रहे हैं मॉड जेड इज इक्वल टू आर ले लें और आर पे शर्त लगा दें कि आर ग्रेटर देन कितना है 1, ग्रेटर देन 1 मतलब हम आर इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया अब जो सर्किल जिसकी रेडियस आर है और आर है 1 प्लस एप्सिलॉन, उस सर्किल पर और उस सर्किल के ऊपर हर एक रीजन में फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, एनालिटिक। इसी बात को ढाल बना करके शुरुआत करते हैं। चलो सेकेंड पार्ट की तरफ आना, दूसरा हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं। लिखना एफ ऑफ जेड, इसी बात को हम लिख रहे हैं जो अभी अभी बोले थे, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड आउटसाइड, ऑन एंड आउटसाइड a circle mod z इज इक्वल टू आर, और r के लिए हम बोल चुके r इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। वेयर, जहां पर यहीं लिख दे रहे हैं वेयर r इज ग्रेटर देन 1, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा जैसे r ग्रेटर देन होगा तो मॉड z इज इक्वल टू r का मतलब है z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा, यहीं लिख दे रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। कल को हमें जरूरत पड़ सकती है dz की भी, तो यहीं पर ऐसे समझ लेना, वहाँ हम सीधे लिख देंगे। हालांकि अभी हमको ये बात नहीं लिखनी चाहिए, फिर भी हम इसको यहीं बता दे रहे हैं। dz इज इक्वल टू, याद रखना है z के रिस्पेक्ट में ये होगा r e टू दी पावर i थीटा और यहाँ से i d थीटा, ये याद रखना है, ठीक। वैसे बाद में आएगा तब पर भी इसे देख लिया जाएगा, अभी नहीं लिख रहे हैं। चलो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड आउटसाइड अ सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू आर, इस सर्किल पर भी फंक्शन एनालिटिक है क्योंकि रेडियस आर 1 नहीं है, 1 से बड़ी है, और इस सर्किल के बाहर का जो रीजन है वहां पर भी फंक्शन मेरा कैसा होगा, एनालिटिक होगा। और इसका मतलब अब मेरा फंक्शन एक एनुलस पे एनालिटिक हो चुका है। लिखना लॉरेंट एक्सपेंशन, लॉरेंट्स एक्सपेंशन, लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक। अच्छा यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 0 जो अभी अभी निकाले हुए हैं, जेड इज इक्वल टू 0 वो लिमिटिंग पॉइंट आया था पोल का, तो हम जेड इज इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंशन करने चल रहे हैं, ठीक। लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू 0, अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 इज डैश करके लिखना एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड टू दी पावर एन, क्योंकि जेड माइनस ए टू दी पावर एन होता था और यहाँ पर एन वेरी कर रहा है, एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक, प्लस समेशन, ठीक, एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड टू दी पावर माइनस एन। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये आया। इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 जो दिया गया था वो वही जो फंक्शन था, समेशन 1 अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 एन जेड टू दी पावर 2, उसे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें, ठीक, तो वहाँ पर जेड जो मौजूद है वो नीचे की तरफ मौजूद है जेड स्क्वायर, तो इसी बात को लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ जेड can be, from equation 1 f of z can be expanded
can be expanded as a Laurent series, ठीक, of negative power of z only, नेगेटिव पावर ऑफ z ओनली। अगर हम पूरे के पूरे फंक्शन को देखें तो पूरा फंक्शन हम यहाँ पर एक बार लिख रहे हैं जिससे वो आँख क्या गया है। पूरा फंक्शन था समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और 1 अपॉन ये आगे जो था ये 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 एंड z टू दी पावर 2, ये ऑलरेडी नीचे बैठा है। तो जिस दिन ये समेशन खुलेगा भी z नीचे ही रहेगा, यानी ये पूरा फंक्शन अगर केवल एक्सपेंड हो सकता है तो कोई पॉजिटिव पावर नहीं रखेगा, ये पावर z की सिर्फ और सिर्फ कैसी रखेगा, नेगेटिव पावर रखेगा। ठीक, इसके साथ ही साथ एक और बात, चूंकि z स्क्वायर का टर्म है तो हम कुछ भी लेकर के अब हम चलें, ये जो भी खुलेगा ये हमेशा इवन पावर में ही खुलेगा, सारे टर्म लिख रहे हैं इस बात को। अच्छा, इस बात को ऐसे नहीं तो इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर निगाह डालें, ठीक, तो ये पूरा एक इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इवन फंक्शन का एक्सपेंशन जब होगा तो हमेशा इवन पावर के ही टर्म में होगा। लिख रहे हैं हम इसी बात को। आल्सो, इसके साथ ही आल्सो एफ ऑफ जेड, ठीक, ये नीचे लिखा हुआ, इसे तुम लोगों ने लिखना। आल्सो एफ ऑफ जेड इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ जेड इज एन इवन फंक्शन, ठीक, ऑफ जेड। सो इसलिए इट्स एक्सपेंशन will not contain odd power in z, ठीक, ये z की कोई भी ऑड पावर नहीं रखेगा। सोचो, जब ये z की कोई भी ऑड पावर नहीं रखेगा, सिर्फ और सिर्फ इवन पावर रखेगा, पहली बात तो ये तय हो गई कि जो एक्सपेंशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पावर रखेगा, और नेगेटिव पावर यानी पूरे के पूरे पॉजिटिव वाला ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया, इसकी अब हमको ज़रूरत ही नहीं है। एक्सपेंशन केवल इतने हिस्से का होगा, इतने भी हिस्से में ऑड पावर के लिए कोई टर्म नहीं आने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन दिया गया कैसा है, इवन है। तो इसका मतलब अब इस हिस्से में जो एक्सपेंशन आएगा वो सारे इवन डिग्री वाले आएंगे। लिख रहे हैं हम इसी बात को। लिखना, अच्छा, ये पूरा लिख लो। अब हम पूरा मिटाएंगे। अब यहीं से वो कैलकुलेशन है जिस पर हमको दिमाग चलाना है। लिखना, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 वही जो लिखे हुए थे, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड की एन प्लस समेशन बी एन जेड की माइनस एन, जो लॉरेंट का एक्सपेंशन लिखे हुए थे उसी को लिख रहे हैं। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, एक जगह पर शायद हमने जब हम इसको लिख रहे थे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, यहाँ शायद मेरे ख्याल से n इज इक्वल टू 1 लिख दिया है, उसको n इज इक्वल टू 0 कर देना। पहला 0 से इन्फिनिटी चलता है, दूसरा 1 से चलता है, ठीक ना। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, सिर्फ इवन वाले हिस्से आएंगे अपने जिम्मे। इसका मतलब, अच्छा, ये 1 से चलता है तो इसमें b0 वाला टर्म नहीं आने वाला है, तो b1 नहीं आएगा, b2 आएगा। तो इसका मतलब b2 अपॉन जेड टू दी पावर 2, क्योंकि b2 जेड की पावर -2 होता है, हम नीचे ही कर दे रहे हैं उसको, प्लस b4 अपॉन जेड टू दी पावर 4 प्लस b6 अपॉन जेड टू दी पावर 6 प्लस इस तरीके से चलते हुए ऑनवर्ड, यानी समेट करके अगर लिखें तो दिया गया है समेशन, ठीक, m वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, या नहीं 0 नहीं 1 होगा, m वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी,
और इसको लिख सकते हैं B2m अपॉन z टू दी पावर 2, z की 4, z की 6, यानी z टू दी पावर 2m। अब सही है। समेशन m वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी B2m अपॉन z टू दी पावर 2m, और इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। लॉरेंट का एक्सपेंशन तो आ चुका है, लेकिन सवाल है B2m कितना होगा। तो अब जो सारी कैलकुलेशन है, जो इन सारा दारोमदार अब इसी B2m पर होगा। अब B2m को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अगर याद हो तो पुराने में जिस वक्त bn लिखा जाता था तो bn के लिए फार्मूला होता था, हम इधर लिख रहे हैं, तुम लोग कॉर्नर पर लिख लेना ना याद रहे। bn इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन, ठीक, ओवर द सर्किल गामा या जो भी वहाँ पर दिया रहता था, इसको c भी कह सकते हैं, ओवर द कंटोर c f ऑफ टी डी टी अपॉन t माइनस a टू द पावर माइनस n प्लस 1, ये लिखा जाता था। इसी का इस्तेमाल करके हम B2m को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। इस लहजे से देखा जाए तो वेयर B2m इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, ये रहा, इंटीग्रेशन ओवर द सर्किल C z टू दी पावर, ठीक, 2m माइनस 1 f ऑफ z dz, ठीक। फार्मूला कॉर्नर पर लिख लेना, क्योंकि फार्मूला ही मेन है। फार्मूला होता है bn इज इक्वल टू, ठीक, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कंटोर C f ऑफ t dt अपॉन, नीचे के हिस्से में होता था t माइनस a टू दी पावर माइनस n प्लस 1, ये लिखा जाता था। ठीक, हमारे केस में देखा जाए 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सर्किल C, इंटीग्रल ओवर सर्किल C, ठीक है। f ऑफ t dt, f ऑफ z dz, ये हिस्सा आया। इस नीचे वाले हिस्से को ऊपर लेकर के जाएं तो ये बनेगा t माइनस a टू दी पावर n माइनस m, और मेरे केस में n इज इक्वल टू कितना है, 2m है, तो 2m माइनस 1, ये लिखा गया B2m। हमें इसी B2m को पूरा कैलकुलेट करना है कि आखिर होगा कितना, और अथवा ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो लिख रहे हैं और अथवा, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना सब लोग, B2m इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, ये रहा, ठीक, इंटीग्रेशन ओवर द सर्किल C, और fz की हम वैल्यू रखने चल रहे हैं। तो ये z टू दी पावर 2m माइनस 1, इसको थोड़ी देर बाहर रख रहे हैं, z टू दी पावर 2m माइनस 1, और ये बना ब्रैकेट। अब fz की वैल्यू रखते हैं। तो fz की वैल्यू हमको दी गई है समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये रहा 1/n और 1/1 प्लस 2 टू दी पावर 2n इंटू z टू दी पावर 2, और ये साथ में आएगा dz वाला हिस्सा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर उसको लिखेंगे dz, ये रहा। B2m इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर C z टू दी पावर 2m माइनस 1, विद इन ब्रैकेट fz की वैल्यू रख दो, समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/n 1/1 प्लस 2 टू दी पावर 2n इंटू z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dz, ये वैल्यू आती है। ठीक, शुरुआत करते हैं फिर इस पर ध्यान देना। और अथवा B2m इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द सर्किल C, ठीक। अच्छा, एक काम करो, 2 टू दी पावर 2n z टू दी पावर 2, इस पूरे को हम बाहर निकालते हैं, ठीक। इस पर निगाह जमाना, लिखना कुछ मत, अब पहले इसको देख लो। ये है मेरे पास समेशन, ठीक, n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ से कॉमन कर रहे हैं तो बाहर आया 2 टू दी पावर 2n इंटू z टू दी पावर 2, ये बाहर आया। तो देखो यहाँ बचा कितना, 1/1 दिस, तो
तो 1 अपॉन दिस को ऊपर ले गए, यहाँ तो 1 हो गया और 1 अपॉन दिस ऊपर ले गए तो यही नेगेटिव हो गया, यानी 1 प्लस, अब ये जो 1 है ये यहाँ से लिख रहे हैं 1 और प्लस 2 टू दी पावर -2n इंटू जेड टू दी पावर -2। ये इतना हिस्सा मेरे जिम्मे आया। हाँ, ये पूरा समेशन के ऊपर है, लिखना मत इसको, अभी हम इसी का इस्तेमाल करने चल रहे हैं। फिर गौर करो, ये z की पावर 2 है और समेशन रन कर रहा है n के ऊपर, यानी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस z की पावर 2 को बाहर लेते हैं। तो जैसे ये z टू दी पावर 2 बाहर आएगा 1 अपॉन जेड की 2, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी z टू दी पावर 2m-1 और इसको बाहर निकाल रहे हैं तो अपॉन z टू दी पावर 2 बाहर आया, यहाँ से ये हिस्सा गायब हुआ तो z की 2 को ऊपर ले गए, ये हो गया z टू दी पावर 2m-1 -2 -3 हो गया। कुछ ना लिखना, हम लिख रहे हैं उसके बाद लिखना। देखो, यानी और B2m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई, यह हिस्सा बरकरार रहेगा, ठीक। इंटीग्रेशन ओवर द सी, और इसको पहले लिख दे रहे हैं अब, यह हो गया z टू दी पावर 2m-3, z टू दी पावर 2m-3, यह हिस्सा हुआ। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर में समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अपनी जगह पर बरकरार है, ठीक। अब यहाँ पर केवल बच रहा है हमारे पास 1 अपॉन 2 की 2n और फैक्टोरियल n, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 2n इंटू फैक्टोरियल n। और अंदर के हिस्से की बात करें तो अंदर के हिस्से में सिर्फ इतनी क्वांटिटी 1 अपॉन दिस, इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो 1 प्लस दिस होल पावर -1 बचा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टू दी पावर -2n z टू दी पावर -2 होल टू दी पावर -1। ये रहा, ब्रैकेट यहीं पर क्लोज हुआ और बाहर आ गया dz। अब लिख डालो इसे फटाफट। ये टर्म नहीं लिखना है, सीधे ऊपर वाला टर्म लिखो, इसको केवल समझाने के लिए इस्तेमाल किए थे। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं नोट कर चुके होगे तुम लोग, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, इसीलिए तुम लोग इत्मीनान से इसे समझते हुए लिखो। वीडियो पॉज करके रोक करके उसके बाद फिर इसको देख करके अपने आप से कैलकुलेशन करो। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा, अब एक फार्मूले पे ध्यान देना। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर कहीं लिखा है 1 - z, ठीक, और टू दी होल पावर -1 ऐसा लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक, -1 टू दी पावर n z टू दी पावर n, ये लिखा जा सकता है। ये रहा 1 प्लस होगा, ठीक, 1 प्लस जेड टू द पावर -1 इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n जेड टू द पावर n, ठीक। इस हिस्से पर इस फार्मूले को अप्लाई करो, इतने हिस्से पर। तो अगर इतने पर अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू दी पावर 2m-3, और ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा देखना। ब्रैकेट के अंदर के हिस्से में ये समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2n फैक्टोरियल n, ठीक। और इतने हिस्से को अगर लिखा जाए तो इतने हिस्से को समेशन पे लिखना है, तो यानी हम इसको फिर से लिख सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, समेशन एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, दिस इक्वल टू दिस, ठीक, सब सही। हाँ,
यहाँ से, हाँ ठीक है। तो इतने हिस्से की अगर बात करें तो इसको लिखा जा सकता है ब्रैकेट के अंदर में। अब इतने का एक्सपेंशन ये सामने मौजूद है, समेशन, चूँकि n का इस्तेमाल हो चुका है, m का इस्तेमाल हो चुका है, हम p मान ले रहे हैं, तो p वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये रहा -1 टू दी पावर n यानी -1 टू दी पावर p, ये हिस्सा हुआ। और बाकी z, तो z के लिए हमारे पास कितना है, हमारे पास z की जगह पर ये है, ये 1 + z 2 टू दी पावर -2n z टू दी पावर -2 होल टू दी पावर p लगाएंगे, यानी 2 टू दी पावर -2n z टू दी पावर -2 और टू दी होल पावर p, ब्रैकेट क्लोज, ये रहा। और पूरा ब्रैकेट बंद, बाहर आया dz, ये लिखो फटाफट। फिर शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि ये m पर है और समेशन n पर रन कर रहा है, तो ये चूँकि बाहर रख रहे हैं तो काफ़ी लंबा, और इसको हम अंदर ले रहे हैं। अंदर लेने पर ही बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट b2m इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन ओवर द कंटोर c, ठीक। और अब हम सीधे समेशन से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इसको अंदर लेकर के जा रहे हैं। तो ये हमें मिल गया समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये हिस्सा, ठीक। और ये अंदर गया तो ये मिलता है z टू दी पावर 2m-3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 2n फैक्टोरियल n, ये इतना हिस्सा। समेशन पूरे पर रन कर रहा है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक। और अब इतने हिस्से को लिख दे रहे हैं, इतने हिस्से को लिखें तो ये हमारे पास है, जैसे ये समेशन पूरे पर रन कर रहा है, ये बात याद रखना, ठीक। मन चाहे तो ये ब्रैकेट बना सकते हो, हम नहीं बना रहे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कचर पचर मच जाएगी इसमें। तो ये हो जाएगा समेशन, ठीक, p वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर p, -1 टू दी पावर p विद इन ब्रैकेट 2 टू दी पावर -2n z टू दी पावर -2 होल टू दी पावर p, और पूरे ब्रैकेट के बाहर ये इंटीग्रेशन ओवर c पूरा है, ये समेशन इस पूरे हिस्से पर रन कर रहा है, तो बाहर हम यहाँ पर लिख रहे हैं dz, ठीक। लिख दो फटाफट। फिर मेरा अगला काम, ये समेशन p इज इक्वल टू 0 पर रन कर रहा है, ठीक। और ये z टू दी पावर 2m-3 का प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट है तो इस पर समेशन का कोई असर पड़ने वाला नहीं, ये p पर रन कर रहा है, ये m पर, तो हम इसको भी उठा करके पूरा अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये सीरीज, सोचो ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, खुलेगी तो हर स्टेप पर ये मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब हर स्टेप पर z की -2 जो आ रहा होगा वहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम इसका सीधा मल्टीप्लाई यहाँ पर ले जा करके कर सकते हैं। यानी ठीक, लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट b2m इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन ओवर c समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये रहा 1/this, इसको बचा करके रखो और उन्हें पूरा अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मतलब हमारे पास मिलता है 1/2 टू दी पावर 2n फैक्टोरियल n, और ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा देखना, ब्रैकेट के अंदर में समेशन अपनी जगह बरकरार रहेगा, समेशन p वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये रहा, -1 टू दी पावर p कर देना, -1 टू दी पावर p। अब यहाँ पर 2 टू दी पावर होल पावर p लगा है, तो 2 टू दी पावर -2n इंटू p हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर -2n इंटू p, ये लिख सकते हैं। अच्छा ठीक, इंटू अगली बात सुनना, z टू दी पावर -2p है और ये और आ रहा है, तो गुणे में घात जुड़ती है के नियम से z टू दी पावर 2m -2p -3 आएगा, तो 2m -2p -3, और ये ब्रैकेट क्लोज, अब बाहर चिपका दो dz। लिखो इतनी बातें, हम बहुत धीमे चल रहे हैं और इसको तुम लोग सुन करके भी लिखने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है हम इसको थोड़ा सा छोटा भी लिख रहे हों, ये पॉसिबिलिटी है।
चलो ये नीचे की 2 लाइनें हम मिटा रहे हैं। यहाँ अब बस जो आखिरी बात है, ये आखिरी बात समझ लिए, इसके बाद फिर ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आखिरी बात समझ की है, इस आखिरी बात को समझना, ध्यान देना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस हिस्से पर, तुम लोग बिल्कुल ना लिखना, केवल इस बात को सीखो क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक, इस समेशन को हम यहीं बाहर रखते हैं। चलो समेशन n वेरी फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, अच्छा 1/2 और इंटू फैक्टोरियल n। ये समेशन पूरी सीरीज पर काम कर रहा है, ये पूरी सीरीज जो लिखी जाएगी इन सब पर काम करेगा। लेकिन अंदर वाली सीरीज को जरा खोल करके रख देते हैं। तो पहले p बराबर 0 भरते हैं, लिखना मत बिल्कुल भी, इसको सिर्फ सीखना है। p बराबर 0 भर रहे हैं, तो सोचो p बराबर 0 भरते ही अपने को मिलेगा ये -1/0 पहला टर्म, -1/0 दैट इज इक्वल टू 1, 2/0 दैट इज इक्वल टू 1 और z⁻2m-3। तो पहला टर्म मिलता है z⁻2m-3, ये हिस्सा आया। अब p इज इक्वल टू 1 लेते हैं, सुनना, p इज इक्वल टू 1 लेने पर -1/1 दैट इज इक्वल टू माइनस, तो ये चढ़ा माइनस का साइन। अच्छा फिर देखना, p इज इक्वल टू 1 भर रहे हैं, तो 2⁻2n ये हिस्सा लगा, और -1 भर रहे हैं तो सॉरी +1 भर रहे हैं, तो 2 1 के 2 यानी -2 -3, यानी z⁻2m-5 ये हिस्सा आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 1 के 2 -2, अच्छा -2 और उधर का 3, -2 -3 -5, ठीक है सही है। अब की बार p इज इक्वल टू 2 भरते हैं, तो 2 भरते हैं, -1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगेन +1, ये साइन चढ़ा प्लस का, और उसके बाद फिर 2 भर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2⁻4n, ठीक है, 2⁻4n। उसके बाद के हिस्से में देखें तो z⁻2 दूनी 4, 4 3 7 यानी z⁻2m-7, और इसी तरह माइनस प्लस ऑनवर्ड ये चलता रहेगा, ये पूरा हिस्सा। लेकिन अब ये जो पूरी सीरीज आई हुई है, देखो इसमें n शामिल है, और अब n वेरी कर रहा है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का हिस्सा। तो n बराबर 0 लेंगे, ध्यान रखना, n बराबर 0 लेते ही अब हमको इनफाइनाइट सीरीज का पैकेट मिलना चालू हो रहा है। अब इस पर देखना, n इज इक्वल टू 0 भर रहे हैं, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, ये पूरा निपट करके 1 हुआ। देखना पहला टर्म हमको जो मिल रहा है z⁻2m-3, और n बराबर 0 है, सोचो n बराबर 0 होने पर 2⁻0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी -z⁻2m-5। ठीक, अगला n इज इक्वल टू 0 भरने पर ये वाला मिलेगा, ये +2⁻2m-7 माइनस प्लस सो ऑन। एक सीरीज तो ये बैठी अपने पास, ये सीरीज है n इज इक्वल टू 0 के लिए। और दूसरी बात, आगे इंटीग्रेशन चिपका पड़ा है, इंटीग्रेशन ओवर c, पहली सीरीज में हर जगह पर इंटीग्रेशन लगा पड़ा है। अगला देखते हैं, अगला प्लस इंटीग्रेशन ओवर c फिर चिपका। अब की बार जो सीरीज चलेगी इनफाइनाइट वाली, वो n इज इक्वल टू 1 पर चलेगी, तो n इज इक्वल टू 1 पर जब चलेगी तो 1/2 दैट इज 1/2 सॉरी 1 ले रहे हैं, 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल 1 चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फिर एक सीरीज आएगी, और वो पूरी सीरीज n इज इक्वल टू 1 चिपकाने पर मिलेगी, वही अल्टरनेटिव माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगली बार फिर एक सीरीज मिलेगी इंटीग्रेशन ओवर c, और फिर यहाँ n इज इक्वल टू अब की बार 2 लगाएंगे तो फिर एक सीरीज। और सोचो जितनी सीरीज मिल रही है सब z की पावर में चल रही है, z की पावर में। ओह ये 2 कहाँ से हो गया, कुछ गलती हुई यहाँ पर, ये 0 के लिए था ना, तो ये z होना चाहिए था, z सब z की पावर z की पावर z की पावर z की पावर में चलता जा रहा है। ठीक, और अब हम यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी इस्तेमाल, इसका मतलब हमको यहाँ इनफाइनाइट टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इधर भी इनफाइनाइट टाइम्स करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे हाथ में एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है, हम काम सर्किल पर करें, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड कंटोर c। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2π, सर्किल है तो 0 से 2π। ठीक, z⁻n dz ये हमेशा और हमेशा 0 होता है, सिर्फ एक बात को छोड़ करके, जब ये n-1 होता है, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एक्सेप्ट, छोड़ करके n इज इक्वल टू -1।
सिर्फ n इज इक्वल टू -1 के हिस्से को छोड़ करके ये हमेशा 0 होता है। मतलब यहाँ आपको एक टर्म मिलेगा z इज इक्वल टू -1 वाला, उसके लिए बचेगा, बाकी सब के लिए 0। इस दूसरी वाली सीरीज में भी एक ही टर्म बचेगा z टू द पावर -1 वाला, अगले हिस्से में z की -1 का, अगले में भी z की -1 का, तो कुल z की -1 के कुल कितने इनफाइनाइट वाले टर्म मिल रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सीधे चिपका देते हैं। सीधे चिपकाने का मतलब है अब हम इस पूरे हिस्से को कहेंगे भैया होना तो तुमको इंटीग्रेट ही है, तो सीधे ये टुकड़ा जिस दिन -1 पावर रख लेगा, ये टुकड़ा z टू दी पावर -1 होगा, उसी दिन इंटीग्रल बचेगा, बाकी सब पर ये कितना हो जाएगा 0। हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ सीधे अप्लाई कर रहे हैं, देखना। लिखना यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई z टू द पावर n dz इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एक्सेप्ट, छोड़ करके एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। सिर्फ -1 को छोड़ करके बाकी वो हमेशा कैसा बना रहेगा 0 बना रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी इस पूरी सीरीज में सिर्फ एक बार हम बचेंगे जब ये डिग्री कितनी आ जाएगी -1, उसके अलावा हम कहीं कुछ बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब पूरी सीरीज सोचो, इनफाइनाइट टर्म का पहला पैकेट, इनफाइनाइट टर्म का पहला पैकेट, इनफाइनाइट टर्म का अगला पैकेट, अगला पैकेट, फिर सब पर कौन काम किया है n, लेकिन अंदर में हर बार इसमें एक z की -1 ही छोड़ रहे थे, बाकी तो सारा काम n वाले के लिए इनफाइनाइट सीरीज आ रही थी। तो इसका मतलब हम इस बात को लिख सकते हैं, देखना इस बात को हम लिखने चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि अब हम मानते हैं, लिखना मत अभी, लास्ट में लिखेंगे 2m - 2p - 3 इज इक्वल टू -1। बस जिस दिन ये -1 होगा उस दिन सीरीज़ बचेगी, वरना सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि पावर जो है 2 टू दी पावर -2np है, तो यहाँ से p की देखते हैं p कितना आता है। सुनो, -3 को उधर लेकर के जाओ, यह हुआ 2m - 2p -3 उधर गया +3 और -1 दैट इज इक्वल टू +2। ये 2 कैंसिल आउट हुआ, अपने को मिलता है m - p इज इक्वल टू 1। डिवाइड किए हैं, 1 को इधर लाओ, p को उधर लेके जाओ, तो m - 1 इज इक्वल टू p, यानी जहाँ जहाँ p है वहाँ कितना रख दिया जाए, m - 1 रख दिया जाए। देखना ये सीरीज़ क्या बनती है। ये सीरीज़ बनेगी b2m, जो हम निकाल रहे हैं, b2m इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन ओवर द कंटोर c समेशन, इनफाइनाइट सीरीज बची है इसीलिए समेशन बचा रहेगा, n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये रहा। और ये पूरा हिस्सा नदारद हो चुका है। ये पूरे हिस्से में अब सिर्फ वो जगह बचेगी जिस दिन ये -1 होगा, तो हम इसको -1 रख के चल रहे हैं, यहाँ मानेंगे इसको, यानी -1 टू दी पावर p, और p कितना है m - 1 लिखना। थोड़ा सा हम इसको नीचे करके लिख दें वरना ये देखने में दिक्कत होगी। रुको 0 है, यानी b2m इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन ओवर द कंटोर c समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा 1/2 की पावर, अच्छा इसको अंदर ले लेंगे, ठीक, इसको थोड़ी देर के लिए, पहले इनको निपटा दें वरना यहाँ गलती होने की गुंजाइश है। -1 टू दी पावर p का मतलब m - 1, ये हिस्सा लिख सकते हैं। अच्छा 2 टू दी पावर -2n, और p की जगह पर फिर से हम वापस रख देते हैं m - 1, ये हिस्सा हुआ। और इसको तो हम -1 मान ही चुके हैं, तो इंटू z टू दी पावर -1 ये रहा, और ये होल डिवाइडेड बाई किससे, ये रहा 2 टू दी पावर 2n फैक्टोरियल n। चेक कर लेना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर dz कर देते हैं, बस सारे इंटीग्रल ख़त्म। इनफाइनाइट सीरीज़ पे सिर्फ इतना ही हिस्सा मेरे जिम्मे बचा हुआ है। अब मेरा जो काम होगा सिर्फ इतने ही हिस्से के कैलकुलेशन के लिए होगा, और यहाँ पर जो कुछ माने हो उसको लिख देते हैं। लेट 2m - 2p इज इक्वल टू
3 इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट m-1 इज इक्वल टू p। सीधे लिख दे रहे हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन लेकर के। हम ऊपर का ही लिख रहे हैं, नीचे मेरे ख्याल से फ्लैश आ रहा होगा, तो ऊपर के हिस्से को हटा रहे हैं। बस इतने की ज़रूरत है, देखना। और अथवा B2m इज इक्वल टू, सुनो एक एक चीज़ बाहर निकालते हैं। -1 चूँकि समेशन n पर रन कर रहा है, m वाली चीज़ों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। -1 की m-1 को बाहर ले रहे हैं। -1 टू द पावर m-1 बाहर आया, अपॉन यहाँ इंतज़ार में है 2 पाई i, ये पड़ा हुआ है, ठीक। इंटीग्रेशन ओवर द कंटोर c। ध्यान देना आप, इस हिस्से पर निगाह डालो। तो इस हिस्से को अगर देखा जाए तो ये हिस्सा लिखा गया है 2 टू द पावर -2n, ठीक। इसको हम ओपन करके लिख रहे हैं, देखना इस हिस्से को, ये लिखा गया है 2 टू द पावर -2n इंटू m, ये रहा, और माइनस माइनस प्लस, तो इंटू 2 टू दी पावर 2n प्लस में, तो 2 की पावर 2n ऊपर और 2 की पावर 2n नीचे, कैंसिल आउट। अपने पास केवल ये बचता है 2 की पावर -2n इंटू m मल्टीप्लाई करके। तो हम उसको लिख रहे हैं यहाँ पर समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। -1 तो बाहर ही निकाल चुके हैं, तो 2 टू दी पावर -2nm होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, एक साथ किया, और बाहर की तरफ हमने लिख दिया dz अपॉन z, क्योंकि अब तो समेशन n पर रन कर रहा है, तो इनको एक साथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को, ठीक। बाकी सब कट पिट गए। इस z की -1 को नीचे भेज दिया है dz अपॉन z करके। अब सुनना अगली बात, अब हम इसे हटा रहे हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है अपने केवल कैलकुलेशन की वजह से। सुनो, इस सीरीज़ को ज़रा ओपन करके देखते हैं, ये सीरीज़ आखिरकार लिखी क्या गई है। n इज इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला टर्म फैक्टोरियल 0 दैट इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, पहला टर्म मेरा चढ़ता है 1। अच्छा, अब की बार n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर देखना कितना मिलेगा, फैक्टोरियल 1, ठीक। और ये मेरे पास मिलता है प्लस साइन के साथ 2 टू दी पावर 1 रखने पर -2m अपॉन फैक्टोरियल 1। अच्छा, अगला हिस्सा देखते हैं, प्लस 2 रखते हैं, तो 2 रखने पर 2 दूनी 4, यानी 2 टू दी पावर -4m अपॉन फैक्टोरियल 2। इसका मतलब हम इसको अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -2m टू दी होल पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अगला तीसरे वाले में देखते हैं, 3 रखने पर, तो 2 की पावर 3 रखने, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -2m होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसा लिख सकते हैं। गौर करो, ये कुछ दिखने में ऐसा है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं ये एक्सपेंशन होता है e टू दी पावर x का। e टू दी पावर x का मतलब अगर x की वैल्यू पुट करें तो ये लिखा गया है e टू दी पावर x की जगह पर कितना 2, और 2 टू दी पावर -2m ये रखा गया है, e की पावर 2 टू दी पावर -2m, ठीक। क्या हम इसका सीधे इस्तेमाल हम सोच रहे हैं कर लें, तुम लोगों को दिक्कत होगी, तुम लोग इस बात को लिख लेना, अभी ये लिखा गया है। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो रोक करके इस बात को तुम लोग लिख लोगे, ठीक। हम सीधे इस्तेमाल करने चल रहे हैं, इस पूरी सीरीज़ की जगह पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं e की पावर 2 टू दी पावर -2m इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो,
implies that b2m इज इक्वल टू, ठीक, -1 टू दी पावर m-1 अपॉन 2πi लिखा जा सकता है। और अब चूंकि इसकी जगह पर हम सीरीज बोल ही चुके हैं क्या आ रही है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं e टू दी पावर 2 टू दी पावर -2m, ठीक। और बाकी जो बचा वो इंटीग्रेशन dz अपॉन z, और इंटीग्रेशन ओवर c चल रहा है। बस इस इंटीग्रेशन की हम वैल्यू निकाल लें, मेरा लगभग काम हो चुका है। इसकी वैल्यू निकालने चल रहे हैं, बट इंटीग्रेशन ओवर c dz अपॉन z, ठीक, इज इक्वल टू, इसको कई बार शुरुआत में जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा जाता तब भी हम जानते हैं z इज इक्वल टू r e की i थीटा रख देंगे, तो पूरा थीटा में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन चूंकि सर्किल के ऊपर है तो इंटीग्रेशन 0 से चलेगा कहाँ तक, 2π तक, ठीक। उसके बाद अभी करके दिखाए थे dz कितना होगा, तो dz की जगह पर रख रहे हैं r e टू दी पावर i थीटा और इंटू i d थीटा डिवाइडेड बाई z की जगह पर r e की i थीटा, ये लिख दो। ये r e की i थीटा, r e की i थीटा उड़ गया, i बाहर आया, यानी बचेगा इसका इंटीग्रेशन आएगा 2π केवल, तो यानी बचता है 2π, और जो ये i बाहर आया था 2πi, ठीक। नकल देखना, नकल यहीं पर नज़र आ रहा है, ये है e की पावर करें, ये 2πi आया, जैसे यहाँ 2πi रखेंगे 2πi कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी b2m हमको मिल चुका है। दिस इम्प्लाइज दैट b2m इज इक्वल टू -1 टू दी पावर m-1 डिवाइडेड बाई, अच्छा अब डिवाइडेड बाई क्या, 2πi हम कैंसिल आउट कर चुके हैं, e टू दी पावर 2 टू दी पावर -2m, ये बना। इस b2m की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख लो, रिक्वायर्ड एक्सपेंशन हमको मिल चुका है, ठीक। लिखते हैं यूजिंग इट इन 3, यूजिंग इट इन 3 में रखते हैं तो हमको fz बराबर मिलता है, यही लिख दे रहे हैं हम आगे, fz इज इक्वल टू समेशन m वेरी कर रहा था 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक। और बाकी हम वैल्यू रख दे रहे हैं, तो वैल्यू है -1 टू दी पावर m-1, ठीक। bm की ही तो वैल्यू रखनी थी, यही इतनी आई हुई है, इंटू e टू दी पावर 2 टू दी पावर -2m, और वहाँ पर बटे में आया हुआ था अपॉन z टू दी पावर 2m। अब बहुत मानो तो m को n से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा समेशन m पर रन करा है, हर जगह पर जहाँ जहाँ m है उसकी जगह पर n लगा दो। यही लॉरेंट एक्सपेंशन है, क्योंकि ये z की केवल और केवल नेगेटिव पावर रख रहा है, बस और कुछ नहीं रख रहा, ठीक। यहीं पर हम छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग n रखना चाहना लिख लेना, विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, ठीक, ये रहा। इसीलिए पिछले चैप्टर में लॉरेंट की थ्योरम पर बोले हुए थे कि इसके काफ़ी न्यूमेरिकल इधर भी दिखाई देंगे, और इधर भी आपसे लॉरेंट एक्सपेंशन मांग रहा है। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। इस कैलकुलेशन को समझ लेना, और ये कैलकुलेशन जहाँ पर नहीं आई है मैसेज करके तुम लोग पूछ लेना, क्योंकि तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रुप के मेंबर हम हो करके भी ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, और इंडिविजुअल फिर एक लोगों का मैसेज आए, या तो फिर एक ग्रुप हो जहाँ सारे लोग इकट्ठे रहें और वहाँ पर सवाल जवाब हो सकें, ठीक। इसलिए मैसेज करके इस बात को पूछ लेना अगर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो। और जितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं ईमानदारी से उसे देख लो तुम लोग, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखोगे मान लो एग्ज़ाम तो तय है, तुम लोगों का होना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रमोट होगा, तुम लोग बिल्कुल प्रमोट होने वाले नहीं हो, इस गुमान में भी ना पालना बिल्कुल इसको। अगर इस धोखे में रहोगे तो बस वही ढेर चतुर 3 जगह डूबते हैं, अपनी ही लुटिया डुबोगे तुम लोग।